नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MPH हिंदी में। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना कोई देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास है वेक्टर एडिशन मेथड्स पे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने वेक्टर के बहुत सारे स्टेप्स को टच किया है, जैसे वेक्टर क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और जितने टाइप्स होते हैं उनको हमने समझाया था। उसके बाद पैरेलल शिफ्ट को बताया था, व्हाट आर पैरेलल शिफ्ट्स ऑफ वेक्टर। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बतलाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन बतलाया था और उसी में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता है वेक्टर एडिशन, ये सब चीज़ों पे हमने बात किया था और उस पर बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने उस टॉपिक को क्लियर किया था। आज की टॉपिक हो गई हमारी वेक्टर एडिशन मेथड्स। तो चलिए बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं। वेक्टर एडिशन मेथड जो होता है जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हेड टेल मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड, तीसरा है ट्रायंगल लॉ। पहला जो है हेड टेल मेथड, इसमें क्या होता है कि जब भी दो कोई वेक्टर होते या दो से ज़्यादा होते, तो मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अगर आपको जिस भी लैंग्वेज में अगर आप कंफर्ट होंगे, आई होप सो कि आपको मेरा लिखा हुआ जो भी लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश में आपको हेल्प करेगा। तो मैंने लिखा है कि ज्वाइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर एंड कंटिन्यू दिस, और इसका रिजल्टेंट जो होता है ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। इट मीन्स व्हाट, कि जब भी हम कोई दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं कि जो पहला जो मेरा वेक्टर होता है, अगर सेकंड वेक्टर को अगर उस पर ज्वाइन करना होता है तो उसके हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं और जो रिजल्टेंट होता है वह क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है रिजल्टेंट क्या होता है, पहले सदिश की पूंछ से, मतलब ज्वाइंट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। पहले सदिश की जो पूंछ होती है, पहले वेक्टर की जो पूंछ होती है मतलब टेल होती है, उससे रिजल्टेंट को ज्वाइन करते हुए और अंतिम जो सदिश होगा, अंतिम जो वेक्टर होगा उसके हेड से उसको क्या करते, टच करते। तो अंतिम जो सदिश होगा और जो पहला जो सदिश होगा, पहला जो वेक्टर होगा उसके टेल से और लास्ट वाले के हेड से उसको टच करते हुए रिजल्टेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर जो है हमारा 3 मीटर, उसका जो मैग्नीट्यूड है, और सेकंड का है 4 मीटर। रिजल्टेंट क्या होगा, तो मैं जो हेड टेल जो मेथड है, जो उसका रूल कहता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस डायग्राम को बनाया है। अब इसके रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना होगा। क्यों पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के ज्वाइन करने से, दोनों वेक्टर को ज्वाइन करने से यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो होगा वह एच स्क्वायर, मतलब कि लिख लेते हैं यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, राइट। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर जो है वो 9 हो गया, 4 स्क्वायर हो गया 16। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 यूनिट। तो यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि r का वैल्यू हमेशा क्या करिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा रिजल्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन वेस्ट एंड एक और फोर्स है 3 न्यूटन नॉर्थ एंड थर्ड फोर्स है 3 न्यूटन ईस्ट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों के साथ दिया है, दोनों के साथ दिया है। तो फिर हम इसको कैसे, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हुए कैसे इसके रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे।
ठीक है। हेड टेल ज्वाइन, हेड टेल जो मेथड है उसको फॉलोअप्स करते हुए हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहला यहाँ पे है 3 न्यूटन वेस्ट। तो 3 न्यूटन वेस्ट कैसे, तो देखिए ये हमारा वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि 3 न्यूटन वेस्ट, 3 न्यूटन वेस्ट, फिर कह रहा है 3 न्यूटन नॉर्थ। तो क्या मेरा हेड टेल मेथड ये फॉलो कर रहा है, उसका जो रूल है कर रहा है ना, यस। कह रहा है कि क्या कर रहा था, इसके हेड से, फर्स्ट वाले के हेड से सेकंड वाले का टेल लगना चाहिए, लग रहा है। फिर कह रहा है कि ये हो गया नॉर्थ में हो गया। फिर कह रहा है 3 न्यूटन ईस्ट, तो ईस्ट तो इधर है, तो यहाँ से पहले वाले के हेड से, यह पहले वाला हो जाएगा इसके लिए, इस वेक्टर के लिए, तो उसका टेल पहले वाले के हेड से ऐसे होगा। तो कह रहा है रिजल्टेंट बताइए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वाले वेक्टर की पूंछ और अंतिम वाले वेक्टर की सिर, उसका हेड, इससे जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी, सॉरी रिजल्टेंट हो जाएगी। और रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, पहले वाली जो वेक्टर होती है उसका जो टेल होता है, उस रिजल्टेंट का भी टेल वहीं होगा, और फिर वहाँ से जो अंतिम जो वेक्टर होगा उसके हेड से इसका हेड ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, तो ये हमारा आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 न्यूटन है, ये भी 3 न्यूटन है, यह भी 3 न्यूटन है, ठीक है, नॉर्थ में। और फिर इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइड जो है, एक तरह से ये जो फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है यह एक तरह से स्क्वायर जैसा दिख रहा है, राइट। और स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर यह इसके साइड इक्वल है, यह तब इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस drawn figure is square, therefore all sides will be equal। अगर यह स्क्वायर हो गया तो इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट अगर ये है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 जो यहाँ पे रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं। तो क्या हेड टेल मेथड हम किसी भी डायग्राम पे इसको यूज़ करके, इसके रूल्स को फॉलोअप्स करते हुए, क्या किसी भी डायग्राम पे, किसी भी वेक्टर के डायग्राम पे उसको अप्लाई करके उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं। अभी तो हमने दो ठो ऐसा ट्राई किया, और दोनों में एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में दिख रहा था। तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में ये फिगर बना, तो फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायर प्रॉपर्टीज़ लगा करके आर को फाइंड कर लिया। बट क्या ये हर एक डायग्राम पे, वेक्टर के हर एक क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, इफ़ 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, देन, और वो 5 मीटर ईस्ट जो है वो किस एंगल पे बन रहा है, एट 60 डिग्री, ठीक है। और कहाँ से, फ्रॉम ईस्ट, सकते, देन 5 मीटर एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। फिगर ड्रॉ करते हैं। ईस्ट इधर होता है, ऊपर भी यहाँ दिखाया था, ईस्ट इधर, तो मैंने ऐसे दिया। ये कहाँ जा रहा है, 5 मीटर ईस्ट। क्वेश्चन जो कह रहा था हो गया।
अब कह रहा है कि ईस्ट से 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से टेल, हेड से टेल, तो वैसे, तो ईस्ट से 60 डिग्री कैसे होगा, तब ऐसे होगा। इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा ये 60 डिग्री होगा। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट फाइंड करो। रिजल्टेंट कहाँ से, पहले वाले वेक्टर के टेल से अंतिम वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हुए रिजल्टेंट बताना है। तो क्या यहाँ पे अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम हेड टेल मेथड के रूल्स को फॉलोअप्स करते हुए, मैंने तो ये फिगर बना लिया, लेकिन क्या यह फिगर जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रिजल्टेंट फाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 60 है तो इधर क्या बनेगा 120, और पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री एंगल पे ही एप्लीकेबल है, तो फिर हम यहाँ पे कैसे कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यह मेथड जो है, यह मेथड हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए इस मेथड को बहुत सारे बुक में इसको स्किप कर दिया गया है, बताया गया है, बट इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं बताया गया है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं, बहुत कम क्वेश्चन या फिर नहीं के बराबर आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो नेक्स्ट जो मेथड, तो मेरा मेथड है यहाँ से, है ना। तो पहला मेथड तो हमारा हो गया। सेकेंड मेथड जो है पैरेललोग्राम मेथड, इस पे हम बात करते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से भर भर के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बोर्ड ये 11th एग्ज़ाम हो या इसके बेस्ट कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे सब में। तो अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारा, ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या था, अभी इसके पहले जो देखे थे हेड टेल मेथड में, कि उस पहले वाले वेक्टर का जो हेड था वह क्या था, सेकंड वाले वेक्टर के टेल से जुड़ रहा था, ठीक है। और इस तरह से हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे थे। बट पैरेललोग्राम कहता है कि हम ये मेथड नहीं मानेंगे। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं तो एक वेक्टर अगर ये ए है, तो कह रहा है कि यहाँ पे सेकंड वेक्टर जो होगा वो उसके हेड से नहीं, इसके टेल से जाना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर यह 5 मीटर ईस्ट है, ठीक है, तो इसका जो सेकंड जो वेक्टर होगा, सपोज करिए बी है, 6 मीटर होगा, ए तो कुछ भी हम लिख लिए, तो 6 मीटर, तो बी जो है इसके हेड से नहीं ज्वाइन होकर के कहाँ से हुआ, इसके टेल से हुआ। पैरेललोग्राम मेथड में यही कहा गया है कि टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल एज टू एडजेसेंट साइड्स। कैसे ये जुड़ रहे हैं आपस में, एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की तरह जुड़ रहे हैं, है ना, आसन्न भुजा इसको बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ये जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अब यूज़ करेंगे क्या, इसके बहुत फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे, सॉरी सेकंड वीडियो में पढ़ाए थे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। तो अगर बी को हम यहाँ से यहाँ कर दें तो ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दें तो हो सकता है ना, और ए जो वेक्टर है इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दें तो इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इमेजिनरी एक पैरेललोग्राम बना लिया, है ना। जब भी कभी पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करने के लिए दो वेक्टर्स के बीच में अगर यूज़ करना होगा उस मेथड को, तो वहाँ पे आपको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए आप रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर सकते,
और फिर यहाँ पे इसके बीच में डायगोनल जो होगा ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होगा ना वही हमारा रिजल्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है था हमारा 60 डिग्री मान लीजिए। अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या हमारा पास गिवन हो गया, गिवन क्या क्या हो गया हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट, ठीक है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 मीटर एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। बी जो है 60 मीटर लेंथ है इसका, लेकिन 6 मीटर लेंथ है, लेकिन 60 डिग्री एंगल के साथ यह क्या किया गया है ना, और ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करना, तो रिजल्टेंट के लिए बताया हमने अभी कि रिजल्टेंट जब फाइंड करने जाएंगे पैरेललोग्राम में तो क्या होगा, ये डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा फ्रॉम कहाँ से, कॉमन पॉइंट से, ये हमारा जो होगा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट हमारा ये था, यहाँ से हमने रिजल्टेंट इसके लिए ड्रॉ किया इस फिगर के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम में अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। आप इसको याद रट्टा लगा लीजिए, याद कर लीजिए, आगे चल कर इसको ड्राइव भी करेंगे कैसे ये फॉर्मूला बना है, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसको रट्टा लगाइए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, वेयर ये थीटा क्या है, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो अब बारी बारी से इसकी वैल्यूज़ रखेंगे और फिर इसको रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। तो ए की जगह पे क्या हमको गिवन है 5, तो 5 स्क्वायर, फिर बी की जगह पे क्या गिवन है 6 स्क्वायर कर लिए, 2, ए की जगह पे क्या गिवन है 5 मल्टीप्लाई, बी की जगह पे क्या गिवन है 6, और कॉस थीटा की जगह पे क्या गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 5 2 जा 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60 इंटू कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। आपको आगे बताएंगे ये कॉस थीटा साइन थीटा ये सब चीज़ क्या होता है और इसकी क्या वैल्यूज़ होते हैं, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको हम आगे बताएंगे। फिलहाल अभी इसको समझ लीजिए, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 30 टाइम्स से, तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 36 प्लस 30, सबको हम ऐड करेंगे तो होगा 91, ठीक है, ठीक है। तो आर हमको जो मिला ये मिला, रिजल्टेंट हमारा क्या मिला, राउंड फिगर में नहीं मिला कोई बात नहीं, ये स्क्वायर में भी स्क्वायर रूट में ही मिला, इट्स ओके। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्टेंट हुआ। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम पैरेललोग्राम मेथड्स को फॉलोअप्स करते हुए कोई भी डायग्राम होगा उसमें हम इस फार्मूला को पुट करके रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। और ये हर एक टाइप के क्वेश्चंस पे, चाहे वो वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या फिर 60 डिग्री कर रहा हो, 30 डिग्री कर रहा हो, 45 कर रहा हो, कोई भी एंगल फॉर्म कर रहा हो, ये फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, add two vectors
of 6 unit and 8 unit at 90 डिग्री एंगल। एक हमारे पास क्वेश्चन है, एड 2 वेक्टर्स ऑफ 6 यूनिट एंड 8 यूनिट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यह सपोज करिए कि ए है और इसका 6 यूनिट क्या है, और इसका मैग्नीट्यूड है। अब कह रहा है कि 90 डिग्री, तो इसका मतलब, और पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है कि टेल से टेल को मिलाना है 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा बी, और ये कितना है 8 यूनिट। ठीक है, अब क्या बताया था यहाँ, क्या बताया था अभी इसके पहले यहाँ पे कि ज्वाइन 2 वेक्टर्स टेल टू टेल और कंप्लीट इमेजनरी पैरेललोग्राम। यहाँ पे इमेजनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा, तो इसको शिफ्ट कर लेंगे इधर, जिस एंगल पे ये फॉर्म किया है उसी एंगल को यहाँ पे वैसी हिसाब से इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और फिर ये जो ये वाला है इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब शिफ्ट कर लिए तो हमारा जो डायगोनल होगा ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तब यहाँ पे यहाँ पे बनाते हैं इसको सॉल्यूशन। गिवन क्या हो गया, a इज इक्वल टू 6 यूनिट, b इज इक्वल टू 8 यूनिट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो r क्या होगा नहीं पता है, देखते हैं। तो फॉर्मूला अभी बताएं थोड़ी देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, तो ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हमने क्या रख लिया 6 स्क्वायर, बी की जगह पे क्या रख लिया 8 स्क्वायर, 2 ए की जगह पे क्या रख लिया 6 और बी की जगह पे क्या रख लिया 8 इंटू कॉस थीटा क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 64 और ये हो जाएगा 96 इंटू कॉस 90 वैल्यू होता है कॉस 90 डिग्री का हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, तो ये हो गया 100, ये हो गया इधर 0 पूरा 0, तो वो हो गया 100। तो आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, तो इसको क्या करेंगे प्लस माइनस 10, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया। या हमेशा क्या होगा, ये ध्यान रखना है, वेक्टर होगा r हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको अभी तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर पा रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन इसका ये अगर वेक्टर है, बिकॉज रिजल्टेंट भी वेक्टर है अपने आप में, तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए ना। अभी तो हम रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर पा रहे हैं, जो हमने सीख भी लिया, लेकिन अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना हो किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा इसमें टॉपिक बन पा रहा है यहाँ से कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ आर। क्या बन पा रहा है यहाँ पे कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ आर, है ना। उसके लिए क्या करना है, एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज करिए कि कोई वेक्टर ए है और यहाँ से टेल मिलाते हुए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया बी। रियल इसका इमेजनरी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ऐसे बनाएगा। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट होगा ऐसे होगा। यहाँ पे नहीं पता है क्या था, तो ये थीटा, पूरा थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा ये क्या करेगा, वेक्टर ए से
है ना, वेक्टर ए से, अगर वेक्टर ए से ये रिजल्टेंट ऐसे ऊपर की तरफ है तो किस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए ये एंगल जो होगा ना, यहाँ पे एंगल जो फॉर्म करेगा इस वेक्टर के साथ में, है ना, इसके साथ में जो एंगल ये फॉर्म कर पा रहा है रिजल्टेंट, यही एंगल ये डिसाइड करेगा कि यह आर का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इस आर का डायरेक्शन क्या है, मतलब कि आर डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर ए, है ना, डायरेक्शन आर जो है ये डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर ए, ये यहाँ से, और कौन सा एंगल जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा मैंने इसका नाम दे दिया है कि जो रिजल्टेंट है वह डिसाइड करे अपना डायरेक्शन कहाँ से, वेक्टर ए से डिसाइड करेगा, नीचे से करेगा। आप चाहो तो ऊपर से भी कर सकते हो, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन मैं अभी सहूलियत के लिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाए, अगर इस एंगल का वैल्यू प्राप्त हो जाए, तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला बनता है, जैसे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए फार्मूला बना, वैसे ही इसके डायरेक्शन को भी फाइंड करने के लिए फार्मूला बनता है, जो है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ये याद रखना। तो यही हमारा जो होगा क्या करेगा, इस अल्फ़ा को फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगा। इस फॉर्मूला से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे अभी मैंने कहा कि हम चाहें तो v को भी, v वेक्टर से भी हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से भी एंगल बन सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए b से करना होता, इसको मैं कर लिया बीटा, है ना, तो मान लीजिए tan बीटा, और करना हो तो क्या कर सकते, क्या सकते, इसको बनाएंगे a साइन थीटा, और फिर नीचे b प्लस a कॉस थीटा। यहाँ पे चीज़ आपने देखा होगा, यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए अल्फ़ा यहाँ पे है, अगर इसको फाइंड करना है तो क्या हमारा फॉर्मूला बन पा रहा है, तो जिसके सापेक्ष में, जिसके रिस्पेक्ट में मैंने ये फार्मूला बनाया, मतलब बी से होते हुए एंगल जो फॉर्म कर रहा है रिजल्टेंट के लिए, तो मैंने क्या, सॉरी ए से, ए को टच करते हुए जो एंगल फॉर्म कर पा रहा है रिजल्टेंट के लिए, तो मैंने क्या किया, ए से कर रहा है तो ए को छोड़ करके मैंने क्या किया, बी को लिया है यहाँ पे, और साइन थीटा लिखा है नीचे, ए प्लस बी कॉस थीटा कर लिया। ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा कर लिया। अब अगर tan बीटा का किया तो ये क्या हो गया, अब इस को रिस्पेक्ट में करके ये बीटा जो एंगल फॉर्म कर पा रहे रिजल्टेंट के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अब इसको ये करेगा, तो ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए, यहाँ पे ये ए हो जाएगा, तो बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एंगल को फाइंड करने के लिए, इस तरह से एंगल को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास दो फार्मूला हो जाएंगे। आप इसमें से किसी को भी फॉलो कर, किसी को भी यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, खासकर रिजल्टेंट को डायरेक्शन अगर फाइंड करना हो तो। और सिंपल यहाँ पे चाहें तो बीटा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी एंगल को, इसी फार्मूला को हम फॉलो करें। हम चाहें तो बीटा इज इक्वल टू, ये पूरा थीटा है तो थीटा माइनस अगर अल्फ़ा कर लेंगे तो भी हमारा बीटा मिल जाएगा। यहाँ से भी सिंपली निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना सारा तामझाम करने का। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, उसी क्वेश्चन को, जो अभी इधर वाला क्वेश्चन जो किए हैं, उसी क्वेश्चन को इस फार्मूला पे रख करके उसके डायरेक्शन को फाइंड करना है। किसका, आर का डायरेक्शन को फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ आर का फाइंड करना है। ठीक है, इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए, अगर इस फार्मूला से हमने उस आर को फाइंड कर लिया, उसके डायरेक्शन को फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हम इस फार्मूला को और
जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसको, और ये tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, इन दोनों फार्मूला को हम अभी डेराइव करेंगे जो कुछ, ठीक है। तो इस तरह से, तो अभी जो क्वेश्चन हम फाइंड किए थे, रिजल्टेंट जो फाइंड किए थे r इज इक्वल टू 10 यूनिट, इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अब हम कैसे क्या करेंगे, तो अभी मैंने बताया था एक फार्मूला है, उसके लिए मैंने फार्मूला भी बताया कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो b हमारा हो जाएगा, b क्या है, यहाँ पे 8 यूनिट साइन 90 डिग्री, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 6 यूनिट, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ से हम ले रहे हैं, और b 8, और कॉस क्या क्या हो जाएगा 90, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ऊपर में 8, और साइन 90 होता है 1, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। आप नहीं घबराइएगा, मैं आपको सारे साइन थीटा कॉस थीटा के जो भी इनके अलग अलग जो वैल्यूज़ होते हैं एंगल्स के, सबको मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी, तो a का हो जाएगा 6, और इधर हो गया पूरा 0, इसको बिकॉज कॉस 90 0 होता है, तो हमारे पास क्या मिल गया 8/6, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4/3, तो इस तरह से tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 आ गया, ठीक है। अब ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसको ऐसे भी हम रहने दे सकते हैं, है ना, ऐसे भी हमारा हो सकता है। तो इस तरह से हम अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज़, और हम नेक्स्ट क्लास में इन फार्मूलाज़ को डिराइव करने का देखेंगे, कैसे क्या इनको ड्राइव करना है, रिजल्टेंट फार्मूला और एंगल को फाइंड करने का, और उसी डायरेक्शन फाइंड करने का जो फार्मूला होगा उसको ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।